हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में मैंने बताया था कि सेल्फ इंडक्टेंस में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? एलआर सर्किट पढ़ रहे हैं। एलआर सर्किट में क्या है? इंडक्टर होगा, आइडियल इंडक्टर, एक रेजिस्टर होगा और एक बैटरी से हम क्या करेंगे? उसको कनेक्ट कर देंगे। हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि ग्रोथ ऑफ करंट जो होता है इंडक्टर में क्या होता है, किसी टाइम टी इंडक्टर में जो करंट होगा वो क्या होगा उसके बारे में हमने देखा था। तो देखो, मैंने ये बताया था कि आई इज इक्वल टू क्या था? आई नट ई रेज टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन क्या था? टा। ये बताया था कि आई नट क्या है? स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है। टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट, इसको चार्जिंग टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और ये कितना होता है? टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। ये मैंने बताया था। और आई क्या है? करंट, करंट इन इंडक्टर एट टाइम टी, ठीक है। इंडक्टर उसके बाद मैंने ये बताया था कि VL का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कितना होता है? तो हमने देखा था कि V इज इक्वल V E माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन क्या होता है? टा होता है। ये हमने देखा था, ठीक है, जब हम ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ रहे थे। तो इसी से रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज, है ना। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल्स है। मैंने ये बताया था दो सिचुएशन, 3 स्टेट मैंने डिस्क्राइब किया था। एक बताया था कि स्टेडी इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्टेट का मतलब क्या हुआ? t इक्वल टू 0, उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट। और इनिशियल स्टेट में इंडक्टर बिहेव लाइक क्या होगा? ओपन स्विच। हम इंडक्टर को क्या करते हैं? सर्किट से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि एट t इक्वल टू 0 करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर विल बी क्या होगा? 0। उसके बाद मैंने ये बताया था कि ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है? ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होता है? करंट इन द इंडक्टर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, इस फॉर्म में। और स्टेडी स्टेट या आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच और एट टी इक्वल टू इंफिनिटी इंडक्टर बिहेव लाइक ए ओपन स्विच, सॉरी क्लोज स्विच। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में जो करंट स्टोर हो जाता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एनर्जी और करंट स्टोर इन द इंडक्टर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसी से रिलेटेड। देखो, पहला एग्जांपल क्या है? इन द शोन सर्किट, है ना, इन द शोन सर्किट फाइंड current through inductor at A में क्या है? T इक्वल टू 0, B में क्या है? at T इक्वल टू इंफिनिटी, दैट इज इन स्टेडी स्टेट। और C जो है क्या है? एट एनी टाइम टी। 3 क्वेश्चन इसमें हम कंसीडर करेंगे। एट एनी टाइम टी। सर्किट क्या है? देखो, ये बैटरी सर्किट कुछ ऐसा है, ठीक है। और यहां इंडक्टर है, और ये इंडक्टर कैसा है? आइडियल है। क्या है? आइडियल। आइडियल इंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? 0। चलो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, बाद में R1 इक्वल टू R2। और ये बैटरी है जिसका EMF क्या है? ये। और t इक्वल टू 0 पे क्या किया गया है? स्विच को क्लोज किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि ये क्या है? इन द शोन फिगर क्या है कि इंडक्टर इज
ideal and switch is closed at t equal to 0, then find the current through the inductor at t equal to 0, at t equal to infinity का मतलब क्या होगा, स्टेडी स्टेट, एंड at t equal to क्या होगा, at any time t। तीन क्वेश्चंस हैं और इसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप बता सकते हो इसको कैसे सोचेंगे। मैंने बताया था कि अब आपको देखना है कि इंडक्टर का जो बिहेवियर होता है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो यहां क्या होगा कि हम पहले t इक्वल टू 0 की बात करें तो एट क्या होगा, एट t इक्वल टू 0 दैट इज क्या होगा, इनिशियल स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा, इंडक्टर को हम क्या करेंगे, ओपन स्विच से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 में कि यदि आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, सर्किट कुछ ऐसे सर्किट यही होगा ना, ये स्विच है, SW लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, यहां इंडक्टर है तो इंडक्टर को हम क्या करेंगे, ओपन स्विच से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। R1 हुआ और ये क्या हुआ, R2 और ये EMF। तो इधर जो इंडक्टर के थ्रू जो करंट था वो क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको IL 0 मान लू, आई मीन करंट थ्रू इंडक्टर है t इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। अब आपसे यदि पूछा जा सकता है कि बैटरी के द्वारा कितना करंट सप्लाई, तो देखो इधर यदि I1 करंट है ना, तो I इधर भी I हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं IL 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1 प्लस क्या लिखेंगे, R2। ये t इक्वल टू 0, करंट सप्लाई बाय द बैटरी कितना होगा, V R1 प्लस R2। याद रखना है कि t इक्वल टू 0 जहां भी इंडक्टर आपको दिखे उस इंडक्टर को क्या करना है, उस इंडक्टर को ओपन स्विच से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और फिर आपको करंट ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, एट t इक्वल टू इंफिनिटी। तो t इक्वल टू इंफिनिटी और स्टेडी स्टेट, एट t इक्वल टू इंफिनिटी और स्टेडी स्टेट और आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये तीन नाम से जाना, टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच। तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लोजिंग स्विच। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि इंडक्टर क्या होता है इस सिचुएशन में, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके, क्लोज स्विच। ये बताया था। अब सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो यार, देखो इसी को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट करंट, आई मीन मैक्सिमम करंट होता है, करंट स्टोर बाय द इंडक्टर या करंट इन द इंडक्टर एट t इक्वल टू इंफिनिटी और आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच। ठीक है, और इन स्टेडी स्टेट ऑलवेज क्या होता है, मैक्सिमम करंट होता है, उससे ज्यादा करंट को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंडक्टर को तो अब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे सर्किट डायग्राम हो जाएगा। ये t इक्वल टू 0 पे था, एट t इक्वल टू 0 लिख लेना, और ये और अब क्या करेंगे, इंडक्टर को हम क्या करेंगे, क्लोज स्विच से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया बात। इंडक्टर को हमने क्या किया, क्लोज स्विच से रिप्लेस कर दिया। अब देखो यहां से करंट जाएगा, अब इधर जो करंट होगा वो 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, करंट 0 हो गया, वो टोटल करंट किधर चला जाएगा, I इंडक्टर के थ्रू। क्यों, क्योंकि इंडक्टर आइडियल इंडक्टर है। कैसा इंडक्टर है, आइडियल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, IL लिख रहा हूं इंफिनिटी, तो इधर भी क्या हो जाएगा, IL इंफिनिटी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि करंट थ्रू R2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा यार, करंट टोटल किधर से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा। ठीक है, तो यहां आपसे कोई करंट पूछे कि क्या होगा तो आप क्या बताओगे, देखो तो
आई मीन करंट थ्रू R2 क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। और आई एल इंफिनिटी कितना हो जाएगा, V अपॉन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है। और I2 I2 यहां क्या हो गया, 0 हो गया। I2 मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आर। ये बात समझ में आई। अब अपने से अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एट एनी टाइम t इंडक्टर के थ्रू करंट कितना होगा। तो देखो मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूं पहले तुमको, ठीक है, बाद में मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करो। देखो ध्यान से देखना, जब हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो वहां भी इस टाइप का पढ़, देखो करंट थ्रू इंडक्टर लिखने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, स्टेडी स्टेट करंट चाहिए और टाइम कांस्टेंट। यदि दो चीजें अपने को मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, आसानी से ये वाला फार्मूला यूज करके आई नट का वैल्यू और टाउ का वैल्यू रख देंगे तो करंट मालूम चल जाएगा इंडक्टर के थ्रू करंट कितना होगा। तो एक मेथड ये है कि हाउ टू कैलकुलेट स्टेडी स्टेट करंट हो, तो आपको मालूम है कि स्टेडी स्टेट करंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही आएगा V अपॉन R1। अब अपने से पूछा जाए कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट, तो मैंने आप लोगों को बताया था, कहां बताया था, कैपेसिटर के केस में बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट, वहां मैंने क्या बताया था, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। उसी तरह हम क्या करेंगे, यहां इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक मेथड ही भी होगा, लेकिन मैं जनरल मेथड बता रहा हूं और फिर हम ट्रिक पढ़ेंगे, क्योंकि जनरल मेथड क्या है कि आप ट्रिक भूल भी जाओ तो जनरल मेथड से आप प्रोसीड कर सकते हो, प्रॉब्लम को सोच सकते हो। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि इंडक्टर को क्या करना है, ओपन स्विच से सर्किट से हटा दो, ठीक है, सर्किट ब्रेक कर दो, रिमूव करके हटाओ। उसके बाद क्या करो, स्टेडी स्टेट में क्या करना है कि इंडक्टर को क्लोज स्विच से क्या करना है, रिप्लेस। सिंपल याद रखना है कि इंडक्टर के पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस होंगे वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट से हम क्या करेंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, क्या है इसको क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और इसको क्या करेंगे, सर्किट से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। शॉर्ट सर्किट से नहीं, इसको क्या करेंगे, सर्किट से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखो यहां हम क्या करेंगे, अब सेकंड केस में, सॉरी थर्ड प्रॉब्लम कैसे सोचते हैं इसको देखते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बताता हूं हाउ टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट। यहां दो स्टेप बताऊंगा जो टाइम कांस्टेंट, तो यही मैं बताता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पहले मैं M1 लिख रहा हूं, मेथड क्या है 1, ठीक है। देखो मेथड 1 में हम सिंपल क्या करेंगे, आई डायरेक्ट पहले लिख लेंगे, आई इज इक्वल टू आई नट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। ये आपको मालूम है क्या है, स्टेडी स्टेट करंट है जो हमने कैलकुलेट किया है, वो भी मैं बता देता हूं कि कैसे क्या। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, आई नट और टाउ का वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। तो देखो यहां हम क्या करेंगे कि पहले कैलकुलेशन ऑफ, मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ स्टेडी स्टेट करंट, दैट इज क्या होगा, आई नट। स्टेप क्या है, रिप्लेस इंडक्टर बाय क्या होगा, क्लोज स्विच, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, बाय क्या होगा, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, फाइंड ये देख रहे हो ना कैसे, फाइंड स्टेडी स्टेट करंट, फाइंड स्टेडी स्टेट करंट थ्रू इंडक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से,
आई नट इज इक्वल टू, यहां क्या मिला था, V अपॉन R2, V अपॉन R1, देख रहे हो ना ये, V अपॉन R1, ये हो गया। दो ही स्टेप क्या करना है आपको ध्यान रखना है। तो यहां अपने को आई नट मालूम चल गया। अब हम आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो अगला जो स्टेप है, और फिर क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू यहां रख देंगे, टाउ का वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्ट करंट मालूम चल जाएगा। तो सेकंड जो स्टेप है वो क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, देखो पहला स्टेप क्या है इसमें भी, स्टेप फर्स्ट, रिप्लेस बैटरी बाय क्लोज स्विच if it is ideal, otherwise replace battery by a closed switch if it is ideal, otherwise by its internal resistance, replace it by its internal resistance। ठीक है, तो पहला अब सर्किट में ड्रॉ करते जाता हूं। आई मीन यहां क्या किया मैंने, ये बैटरी को क्या किया, क्योंकि आइडियल है तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो अब सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा। ये अभी जो मैंने सर्किट, यही क्या स्विच है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, R1, दिस इज R2 और ये इंडक्टर है। ठीक है, जिसका इंडक्टेंस क्या है, हमने क्या किया, बैटरी को क्या किया, क्लोज स्विच से रिप्लेस कर। सेकेंड स्टेप क्या है, रिप्लेस इंडक्टर बाय ओपन स्विच, रिप्लेस हर टाइम इंडक्टर बाय क्या होगा, बाय ओपन स्विच। ठीक है, अब देखो क्या है, अब हमने क्या किया, बैटरी को क्लोज स्विच से रिप्लेस कर दिया क्योंकि आइडियल है। ठीक है, और यदि नॉन आइडियल होता तो यहां क्या रखते, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये स्विच हो गया रेसिस्टेंस, और यहां हमने क्या किया, ओपन स्विच से इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, हमने क्या किया, ओपन स्विच, ए एंड ए हो गया और बी एंड, ए R2, दिस इज R1। ठीक है, अब क्या करना है, ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, एंड ऑफ द इंडक्टर, आई मीन ए एंड बी। क्या करो, रिमूव कर दो, और इसके बीच क्या करना है तुमको, आर इक्विवेलेंट क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो फाइंड, थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ends of the inductor, that is A and B। ठीक है, A and B। तो यहां से देखो आर ए बी कितना होगा, ये मालूम चल गया आपको। देखो ऐसे सर्किट हो जाएगा यार, ये दोनों पैरेलल में हो गया, ये R1, दिस इज R2, और यही आपका दो एंड हो गया, A and B। तो ये कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड टाइम कांस्टेंट, फाइंड इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, बाय यूजिंग रिजल्ट टाउ इक्वल टू L अपॉन R इक्विवेलेंट L अपॉन R ए बी। ठीक है,
ये मालूम चल गया। एंड करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद तो आपको आता ही है कि करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, जो क्या है, पहला स्टेप कुछ इसमें ज्यादा ही नहीं है। बैटरी को क्या करो, क्लोज स्विच से रिप्लेस कर दो यदि आइडियल है। इंडक्टर को ओपन स्विच से, इंडक्टर के दोनों एंड के बीच क्या करना है, आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेना है। और इस फॉर्मूला में जब हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट रखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी कैपेसिटिव नहीं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट मालूम चल जाएगा। और जैसे ही इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट मालूम चल गया, नाउ करंट कैसे निकाल कैलकुलेट करेंगे, आई इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर वन इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ क्या है, वेयर टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन R1 R2 अपॉन क्या हो गया, R1 प्लस R2। तो एक मेथड ये था। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं आपको कि जब आप सॉल्व करोगे तो ये शॉर्टकट है। जब आपको क्या होगा, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। मेथड 2 जो है बता देता हूं कि मेथड 2, इसमें हम सिंपल किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। सिंपल, देखो क्या है, सर्किट किसी टाइम t हमने क्या किया, सर्किट ड्रॉ किया और करंट का हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर ले रहते हैं। ये क्या हुआ आपका R1 R2, इधर भी कुछ हो सकता है रेजिस्टेंस, ठीक है, लेकिन अभी हमने सिंपल ड्रॉ किया है। ये क्या हुआ, L t इक्वल टू 0 पे एट एनी टाइम t पे हमने क्या किया, सर्किट ड्रॉ किया। यहां से करंट क्या होगा, I1 आई जा रहा है। अब देखो इधर से करंट क्या होगा, I1 और इधर से क्या होगा, I2। ठीक है, तो कभी ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द करंट सप्लाई बाय द बैटरी एट एनी टाइम t, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो इसी में कई क्वेश्चंस बन गए। अब सिंपल क्या करना है, यहां किरचॉफ्स लॉ यूज करो। देखो क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ यहां यूज करो। ठीक है, एट ए एंड बी कहीं भी, तो पहले तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ से। क्या लिख सकते हो, बता सकते हो तुम, क्या लिखोगे किरचॉफ्स लॉ से कि I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। ये तो अरे ये तो आपको मालूम है। अब देखो यहां जो ईएमएफ अपीयर होगा, यहां जो ईएमएफ अपीयर होगा, इसका हायर पोटेंशियल क्या होगा इधर, और लोअर पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा L, इसको हम क्या बोलते हैं, VL। ठीक है, यहां देखो ये हायर पोटेंशियल पे लोअर, ये हायर पोटेंशियल पे लोअर। अब क्या करो, केवीएल यूज कर दो। तो केवीएल यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो यहां हमने P Q A B, यहां हमने C और D मान लिया। ठीक है, अब हम केवीएल यूज करेंगे। तो केवीएल यूज करेंगे तो हम लूप कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर लूप क्या होगा, P A C D B Q A, आई मीन ये वाला लूप मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला। अब यहां से देखो पहले हम लिख सकते हैं V, यहां पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, देखो हम फाइनल माइनस इनिशियल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस I R1, यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस L R1, हाँ D I1 अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू लिख सकते हो I R1, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस L D I1 अपॉन क्या हो जाएगा, dt। या I भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू I1 प्लस I2, लिख सकते हो R1 प्लस L D I1 अपॉन dt। एक इक्वेशन है, फर्स्ट हुआ, एक क्या हुआ, सेकंड हुआ। एक बार और लूप लॉ यूज कर सकते हो, देखो तो P A B Q P, ये जनरल मेथड है, ये सब भूल जाओ तो तुम ये मेथड हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं नाउ, समझ में आया ना, कंसीडर लूप। अब मैं लिख नहीं रहा हूं कि केवीएल अप्लाई, कंसीडर लूप क्या होगा, P A B Q A। तो यहां से भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो V इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट V माइनस I R1 माइनस I2
R2 इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, I R1 प्लस I2 R2। अब अगेन यहां क्या करोगे, I का वैल्यू रख दो तो ये कितना हो जाएगा, देख रहे हो ना यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, आई मीन क्या होगा, V इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं I1 R1 प्लस I1 प्लस I2, नहीं सही लिखा क्या, नहीं, I1, यहां ये लिख सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, I1 R1 प्लस क्या हो जाएगा, I2 इंटू R1 प्लस R2। यहां से वैल्यू देखो हमने क्या किया, यहां से I का वैल्यू रख दी। अब मुझे इसमें से जो निकालना है वही सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I R1 प्लस I2 R2, I का वैल्यू रखा हमने तो R1 R2 हुआ, यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, इक्वेशन हमने इसको 3 मान लिया। अब मैं बता रहा हूं कि मुझे सॉल्व क्या करना है, देखो जो पूछा जाए इसमें 3 क्वांटिटी मालूम चल गया, I1 I2 I3 है ना। तो अब यहां से तुमसे I1 पूछा, क्या पूछा गया है, इंडक्टर के थ्रू करंट कितना कैलकुलेट करना है। तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को यूज करके, कौन सा, A और A, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम क्या करें, I2 का, सॉरी क्या करें, I2 रिप्लेस कर दें। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि I2 का वैल्यू हम यहां रख देते हैं, यार कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे यहां I2 का वैल्यू हम यहां रख दें तो क्या हो जाएगा, अपना प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बात समझ में आया ना। पहले मैंने क्या किया, सिंपल किरचॉफ्स KCL यूज किया, ये लिखा। दूसरा यहां मैंने 2 लूप लॉ यूज किए, क्योंकि यहां देखो 3 इक्वेशन है, तो 3 अननोन हुए, I1 I2, तो 3 क्या होना चाहिए, इक्वेशन भी लिखना चाहिए। तो हमने 2 लूप कंसीडर किया। तुम एक तीसरा ऐसे भी लूप एक कंसीडर कर सकते थे। एक और आसान कंसीडर सिचुएशन क्या था, मैं बताऊं, देखो कहां से आसानी से आ जाएगा। यहां से इससे भी आसान से क्या होता कि हम कौन सा लूप कंसीडर कर लेते, ए वाला, क्या है, CACDBA, क्या है, लूप, देखो लूप ACD, उसके बाद CDBA। तो यहां जब लूप कंसीडर करते थे, देखो तुमको क्या मिलता, यहां से देखो डायरेक्ट मिल जाता, I2 R2 इज इक्वल टू क्या होगा, LDI1 अपॉन क्या होगा, DT, डायरेक्ट मिल जाता। ये बात समझ में आई। सर्किट नहीं हो तो तुम ड्रॉ भी कर सकते हो। देखो यही क्या था, R2, ये और ये पैरेलल में है ना यार, ये R2 और ये इंडक्टर क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये पैरेलल में होगा, तो देखो ये क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, तो EMF क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना दोनों की तरफ। तो यही मैंने लिख दिया, इससे भी आसानी से सब हो जाता। तो ये क्या इक्वेशन हमने 4 मान लिया। अब यहां से I2 क्या करना है, I2 का वैल्यू यहां रख दो, ठीक है। तो I2 का वैल्यू रखोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन R2 DI1 अपॉन क्या हो जाएगा, DT। ये तुम्हारा क्या हुआ, इक्वेशन 4 हो गया। अब नाउ लिख दो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा, 4th एंड 2nd, ठीक है। 4 एंड 2nd से वैल्यू रख दो यार। तो देखो यहां से क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, I1 R1 प्लस, यहां देखो क्या लिखेंगे, R1 I2, तो R1 यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, R1 R2 L DI1 अपॉन DT प्लस L DI1 अपॉन क्या हो गया, DT हो गया, ठीक है। अब V इज इक्वल टू क्या होगा, I1 R1 प्लस, इसमें से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, L DI1 अपॉन DT इंटू R1 प्लस R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R2, ठीक है। अब इसको तुम क्या करो, देखो यहां से आगे आप आई में रिलेशन जो कैलकुलेट करना है, ये आपको क्या करना है, लूप लॉ और आई मीन केवीएल यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, रिलेशन लिख सकते हो। तो अब यहां से मैं एक और एक स्टेप लिख देता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख दूंगा, ठीक है। तो तुम यहां से क्या लिख सकते हो, देखो V क्या होगा, अब
हम क्या कर रहे हैं, देखो V अपॉन क्या लिख रहे हैं, V अपॉन R1 इज इक्वल टू I1 प्लस L DI अपॉन DT इंटू, इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। कोई डाउट है? नहीं है ना। अब V अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस L अपॉन RT, अरे पैरेलल इक्विवेलेंट हो गया ना, DI अपॉन क्या हो जाएगा, DT। यहां से तुम ये भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, है ना, यहां से क्या लिख सकते हो, DI, सॉरी I1 होगा यहां, I1, ठीक है, DI1 अपॉन DT। L बाई R यही, इसको हम टाउ मान लेते हैं, समझ में आना है क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, टाउ मान लेते हैं, ठीक है। तो DI अपॉन DT ये क्या हो गया तुम्हारा, L अपॉन RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I1 प्लस टाउ DI1 अपॉन क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, DI अपॉन DT प्लस I1 अपॉन टाउ इज इक्वल टू V अपॉन R1 टाउ। अब तो ये तुमको मालूम है कि यहां से क्या रिलेशन आएगा, तो तुम ये याद करो, वहां क्या था, ये V अपॉन क्या था, V अपॉन क्या था, L था, क्या था, L था यहां। तो यहां से तुम आसानी से क्या कर सकते हो, तुम इसको सॉल्व करो और फिर तुमको आंसर मिल जाएगा। ये बताया था ना यार, इसके आगे चलो एक स्टेप और बता देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा कि अब हम ऐसे लिख सकते हैं, DI1 अपॉन DT इज इक्वल टू V अपॉन R1 टाउ माइनस I1 टाउ। यहां से लिख सकते हैं DI1 अपॉन V अपॉन R1 टाउ माइनस I1 अपॉन टाउ इज इक्वल टू DT। इंटीग्रेट कर दो और प्लस C ऐड कर लो। यहां कंडीशन यूज करना कि एट t इक्वल टू 0 C इज इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू 0 I1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से C का वैल्यू आ जाएगा और जब उसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या होगा, आएगा आंसर कितना आएगा कि I, ठीक है, I1 इज इक्वल टू I नॉट हमने अभी कैलकुलेट किया था, क्या था, V अपॉन R1, क्या था, V अपॉन क्या है, V अपॉन R1 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये तुम्हारा आ जाएगा, वेयर टाउ यहां भी लिखना क्या होगा, L अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आएगा। तो एक मेथड ये भी हुआ और दूसरा मेथड जो मैंने शॉर्ट बताया था, ये लॉन्ग मेथड है, ये कई ऑप्शंस होंगे, इसमें कई क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो जब भी क्या होगा कि तुमको ऑब्जेक्टिव एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा जो प्रॉब्लम है, देखो एक मेथड ये है कि सब में करंट मान लो I1, उसके बाद तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए यार। देखो यहां यही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये रट जाना चाहिए, तुम याद हो जाए कि dx a प्लस बी एक्स, dx अपॉन a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ln a प्लस बी एक्स अपॉन क्या होता है, 1 अपॉन b। b साइड के साथ रखना है, बस ये फॉर्मूला का यूज है, प्लस यहां c ऐड कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका यूज तुमको यहां मिलेगा, ठीक है। क्या है यहां रिजल्ट, इसका यूज हमेशा मिलेगा, कहीं भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग केस में इसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा एक एग्जांपल देखो कि इफ इंडक्टर इज आइडियल then find current through it at t equal to 0 and t equal to infinity as shown in the figure। ठीक है, देखो यहां थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, ये R हो गया तुम्हारे लिए। यहां भी क्या है, T स्विच कब है, T इक्वल टू 0 पे क्लोज किया गया है, ये R हो गया। यहां भी हमने क्या किया R, और यहां एक इंडक्टर ले लिया है L R।
अब आपसे पूछा गया है कि t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट कितना होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो t इक्वल टू 0 के लिए हमको क्या करना है कि इंडक्टर को क्या करना है, ओपन स्विच से क्या करना है, रिप्लेस कर देना। तो t इक्वल टू 0 पे हमेशा याद रखना है कि इंडक्टर के थ्रू जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट t इक्वल टू 0 क्या होगा, इंडक्टर को क्या करना है, रिप्लेस बाय ओपन स्विच। ठीक है, तो ओपन स्विच से जब रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, करंट कितना, ये 0 हो गया। इधर सर्किट में ड्रॉ कर देता हूं फिर से। कुछ ऐसे सर्किट हो जाएंगे, आर आर आर। तो इधर क्या हो गया यार, करंट आई एल 0 हो गया। इधर से जितना करंट जाएगा वो मालूम चल जाएगा तुमको। ठीक है, तो ये कितना करंट हुआ, यदि मैं मान लू ये आई हुआ, ये भी आई हुआ, ये भी हुआ, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं आई इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन 2R। और आई एल एट 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि एट t इक्वल टू इंफिनिटी और एसटीडी स्टेट। एसटीडी स्टेट कैसे सोचेंगे, t इक्वल टू 0 तो क्या करना है, इंडक्टर को क्या करना है, क्लोज स्विच से। तो देखो सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं, आप इसको खुद से भी ट्राई कर लेना। ठीक है, यहां इंडक्टर को क्या करना है, क्लोज स्विच से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। ये इंडक्टर हो गया तुम्हारा, ये आर आर आर। ठीक है, इधर से करंट आई एल एट इंफिनिटी। तो आई, पहले आई निकाल लो, यहां से करंट यदि सप्लाई कितना हो रहा है, आई हो रहा है इस केस में, इधर आई। तो आई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो ये पैरेलल और ये सीरीज है ना, तो ये कितना हो जाएगा, V अपॉन आर प्लस आर बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2V अपॉन 3R हो जाएगा। और उसके बाद तुम पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। तो अभी बोलो कि सर आपने कैसे बताया, मैंने फास्ट लिख दिया। आई एल कितना हो जाएगा, देखो आई एल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये करंट क्या हो जाएगा, I बाई टू हो जाएगा। आई मीन इधर से मैं मान लूं कि I2 करंट जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं आई एल इज इक्वल टू क्या होगा, I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I बाई 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, V अपॉन क्या हो जाएगा, 3R आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इंडक्टर से। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल मैं बताता हूं, थ्योरी हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक और न्यूमेरिकल तुमको बता देता हूं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अगला न्यूमेरिकल देखो, ये कि करंट वर्सेस ग्रोथ ऑफ, देखो एग्जांपल देखो, ग्रोथ ऑफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ग्रोथ ऑफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ग्रोथ ऑफ करंट इन एन आइडियल इंडक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ for two different circuit, for two different LR circuit is shown in the figure. कभी कभी क्या होगा, एक सर्किट दिया रहेगा, देखो सर्किट क्या क्या है, ये ग्राफ है, ये क्या है, करंट ग्रोथ ऑफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, देखो ये टू डिफरेंट सर्किट के लिए है। ये आपको मालूम है कि ये क्या है, स्टेडी स्टेट वैल्यू है ना, ये तो मालूम है आपको। ठीक है, ये सर्किट क्या है, देखो यहां मैं बता देता हूं, सर्किट ये R1, ठीक है, क्या है, R1 L1 और E है।
ठीक है, E1, ठीक है, क्या है E1, और t इक्वल टू 0 पे क्या है, क्लोज किया गया है। ये फिगर क्या है, फिगर ये है। दूसरा एक सर्किट है, यहां भी देखो हमने क्या किया, R2 कंसीडर कर लिया, यहां एक इंडक्टर L2, और यहां t इक्वल टू 0 पे अगेन स्विच, ये भी हमने मान लेते हैं हम E2, ठीक है। ये फिगर क्या होगा, फिगर B हो गया, E2 फिगर B। अब ये जो ग्राफ दिया हुआ है मैं बता रहा हूं, ये क्या है, दिस इज गिवन कोरस्पॉन्डिंग टू क्या है, आई मीन ये फर्स्ट फिगर ए के कोरस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, तो ये फिगर ए मैं लिख देता हूं, फिगर ए, और ये जो ग्राफ दिया हुआ है क्या है, फिगर बी के कोरस्पॉन्डेंस दिया हुआ है। तो आपसे इसको ग्राफ से देखने से क्या लग रहा है, देखो यही क्या है, एसटीडी स्टेट वैल्यू है, ठीक है, क्या है, एसटीडी स्टेट वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो दोनों टाइम में, दोनों ने आई मीन दोनों ग्राफ में, इसमें है ना, किसी टाइम टी यदि करंट क्या है, I1 है, क्या है, करंट इसमें I1 है और इसमें क्या है, I2 है। तो I1 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, क्या लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I नट, देखो यहां क्या है, स्टेडी स्टेट I नट कितना होगा, I1 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 इंटू 1 माइनस e के पावर माइनस t अपॉन टाउ, टाउ 1। यहां लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E2 अपॉन R2 1 माइनस e के पावर माइनस t अपॉन क्या होगा, ठीक है। हाँ यहां ये तो मैंने ऑप्शन तो लिखना ही भूल गया, ठीक है, अच्छा चलो तुम लिख लेना, ऑप्शन मैंने लिखना कि ग्रोथ ऑफ करंट फॉर एन आइडियल इंडक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर टू डिफरेंट LR सर्किट शोन इन द फिगर। देन यहां लिख लेना, देन ए में क्या होगा कि L1 इज ग्रेटर देन L2, ठीक है। बी में क्या लिखोगे, L1, ठीक है, क्या है, L1 अपॉन R1 इज लेस देन क्या होगा, L2 अपॉन R2। सी में क्या लिखोगे, L1 अपॉन R1 इज ग्रेटर देन L2 अपॉन R2, ठीक है। डी में क्या लिखोगे, है ना, डी में क्या लिखोगे कि E1 अपॉन R1 इज इक्वल टू E2 अपॉन R2। कौन सा इसमें ऑप्शन जो है पॉसिबल है ये आपको लिखना है। अब देखो क्या है, इस डायग्राम से लग रहा है कि पहले क्या है, स्टेडी स्टेट करंट जो है वो क्या है, दोनों में सेम है, दोनों इंडक्टर में क्या है, सेम है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, समझ में आया क्या, कि इंडक्टर, अरे स्टेडी स्टेट करंट देखो तो ये ग्राफ से देखो तो हाँ यही है कि डिफरेंस क्या है कि ए वाला पहले स्टेडी स्टेट पहुंच जा रहा है और इसमें क्या है, थोड़े टाइम के बाद मैक्सिमम करंट जो है वो क्या है, स्टोर हो रहा है। आई मीन ये पहले स्टेडी स्टेट पहुंच जा रहा है और सर्किट डी में जो इंडक्टर है L2 वो क्या है, थोड़े टाइम के बाद क्या हो रहा है, स्टेडी, आई मीन ये लॉन्गर टाइम तक करंट स्टोर कर रहा है और इस शॉर्ट टाइम तक, लेकिन दोनों में स्टेडी स्टेट करंट क्या है, सेम है। तो पहले क्या है, स्टेडी स्टेट करंट सेम है, तो यही क्या होता है, स्टेडी स्टेट करंट, है ना। ये बात समझ में आया ना। तो यहां क्या लिखेंगे, E1 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 अपॉन क्या हो जाएगा, R2। अब यदि इफ यहां ये भी लिख सकते हो, E1 इज इक्वल टू E2 होता तो यहां क्या हो जाता, R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 होता। ये बात समझ में आया। फर्स्ट, स्टेडी स्टेट करंट क्या है, सेम है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें ध्यान देना, मैंने बताया था कि ग्रेटर द टाइम कांस्टेंट क्या होगा, मैंने ही बताया था, लार्जर द टाइम कांस्टेंट, है ना, मोर स्लोली करंट विल राइज और फॉल इन द इंडक्टर, ये बताया था सेकंड पॉइंट। तो क्या होगा, सेकंड पॉइंट जो क्या याद रखना है, पहला पॉइंट क्या था कि स्टेडी स्टेट करंट दिया हुआ है कि सेम है। सेकंड क्या है कि ग्रेटर या लार्जर क्या होगा, लार्जर द टाइम कांस्टेंट, larger the time constant, more slowly inductor will charge, sorry, inductor will क्या होगा, larger the time constant, more slowly inductor will
स्टोर more slowly current will rise, more slowly current will rise or fall in the inductor. ठीक है, अब देखो यहां से मालूम चल रहा है कि किसमें, देखो तो स्लोली कौन चार्ज स्टोर कर रहा है, सॉरी करंट किसमें स्लोली ग्रोथ हो रहा है, फिगर बी में। आई मीन टाउ टू जो होगा वो क्या होगा, टाउ वन से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, टाउ टू जो होगा वो क्या होगा, टाउ वन से क्या होगा, ज्यादा होगा ना यार। तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट इज, हम क्या लिख सकते हैं सर्किट से, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डेंट देखो बहुत ये जल्दी क्या कर रहा है, स्टेडी स्टेट पहुंच जा रहा है और इसको टाइम लग रहा है, थोड़े टाइम के बाद क्या है, इससे ज्यादा टाइम के बाद ये स्टेट, तो टाउ जो होगा वो क्या होगा, टाउ टू जो होगा वो क्या होगा, टाउ टू विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, टाउ वन। तो टाउ क्या होता है, टाउ टू क्या होगा, L2 अपॉन R2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, L1 अपॉन R1। ठीक है, अब यदि हम बोलते हैं यहां से, यदि मैं मान लूं यहां भी इफ E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2, देन क्या होगा, R1 ऑब्वियसली इक्वल टू R2। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि L2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, L1 इस केस में। तो ये सर्किट डायग्राम है और इसे हम दूसरा एक ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन इसी में लिख लेना है, होमवर्क लिख लेना, मैं बता देता हूं क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास, तो हम मैं ये लिख सकता हूं। देखो ये कुछ ऐसे डायग्राम दिया, ये क्या है, सर्किट बी के कोरेस्पोंडेंस है सर्किट, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, समझ में आया ना कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इन इंडक्टर फॉर टू डिफरेंट सर्किट इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में क्या है, दिखाया गया है। अब यहां ये ध्यान देना है कि स्टेडी स्टेट क्या है, सेम नहीं है। क्या है, स्टेडी स्टेट जो है वो क्या है, सेम नहीं है। तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है। समझ में आया कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कॉन्सेप्ट यही यूज करना है। ठीक है, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद तो आपको ध्यान देना है। अब हम आते हैं क्या कि डिकेइंग ऑफ करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है कि करंट इंडक्टर में कैसे डिक्रीज होता है टाइम के साथ, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो क्या है, तो मैं यहां हेडिंग क्या मैं लिख रहा हूं कि डिकेइंग ऑफ करंट या फॉल ऑफ करंट। अगला जो टाइप है क्या है, डिकेइंग और क्या है, फॉल ऑफ करंट इन द इंडक्टर। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोचेंगे, देखो यहां सर्किट डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं। इसमें एक क्वेश्चन भी हो जाएगा एक ऐसे, यहां ये पॉइंट, दो पॉइंट है, एक ए और एक एंड ए है और ए बी है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां दिया हुआ है कि यहां स्विच है ना, तो ये स्विच जो है वो क्या है, ये स्विच है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ये R1 और दिस इज नथिंग बट द क्या है, R2। ये इंडक्टर L है, ये बैटरी जिसका EMF क्या है, ये है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि स्विच जो है ए और इसको बी पॉइंट मान लो।
तो स्विच इन द shown फिगर, इन द shown फिगर क्या है, इन द shown figure switch is at position E for long time. ठीक है. now at t equal to 0, ठीक है, t equal to 0, switch is connected at point B, connected at point B. Then find, ठीक है, current through inductor, ठीक है, at एनी टाइम क्या है, एनी टाइम t. ये बात समझ में आया. अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने टाइम तक ये ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, कितने टाइम तक जो स्विच है वो क्या है, स्विच जो है वो लॉन्ग टाइम तक कहां है, ये पॉइंट पे है. और ये जो इंडक्टर है वो क्या है, दिस इज आइडियल इंडक्टर. ये जब भी क्वेश्चन में आइडियल हमने क्या माना है, इंडक्टर. जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या मानते हैं, इंडक्टर. इसका मतलब क्या है कि इसके थ्रू जो करंट जाएगा, अब देखो तो आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर क्या हुआ, इंडक्टर इज इन स्टेडी स्टेट, ऑलरेडी पहले से ही है, ये दिया हुआ है. तो हम सिंस क्या है, सिंस मैं लिख सकता हूं यहां, सिंस स्विच इज कनेक्टेड एट पॉइंट E for long time, hence inductor is in, hence क्या होगा, hence inductor is in steady state. इस सिचुएशन में इसका मतलब क्या है, अभी ये लॉन्ग टाइम तो क्या है, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ऑफ कोर्स इधर से क्या होगा, करंट जाएगा. यही क्या होगा, हमने आई नट माना है, ये आई नट. तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आई नट इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई हमने कंसीडर ई अपॉन R1. ये बात समझ में आई. ये स्टेडी स्टेट की बात है. तो यहां जब क्या है स्विच, तो इस केस में देखो यहां सर्किट भी तुम ड्रॉ कर सकते हो फिर से. ये क्या हो जाएगा, ये R2 R1, ठीक है, और इधर क्या है, इंडक्टर. तो इंडक्टर को अब हमने क्या किया, क्लोज स्विच से क्या किया, रिप्लेस कर दो. यही जो है वो करंट क्या है, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई मीन क्या होगा, स्टेडी स्टेट. ठीक है, क्या होगा, स्टेडी स्टेट सिचुएशन होगा. ठीक है, क्या होगा, स्टेडी स्टेट सिचुएशन. ये बात समझ में आई. तो ये आप देखो, अब कहां स्विच शिफ्ट किया गया है, t इक्वल टू 0 पे. जब t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो नाउ एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे स्विच कहां शिफ्ट किया गया. अब सर्किट में ड्रॉ कर देता हूं फिर से. ठीक है, ये ऐसे हो गया. स्विच को कहां शिफ्ट कर दिया गया, यही है ना, स्विच को कहां शिफ्ट कर दिया गया, बी पॉइंट पे, और ए पॉइंट हो गया. अब यार ये क्या होगा, देखो करंट तो तब तक इंक्रीज हो रहा था जब क्या होगा, करंट क्या होगा, तब तक इंक्रीज हो रहा था जब इसमें क्या एक्सटर्नल पावर सप्लाई था.
अब यहां क्या हो गया, एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो है क्या है, डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ये R1 है, ये E1, ये R2। ये बात समझ में आया। अब यहां ऑब्वियसली क्या होगा, करंट जो क्या होगा, फ्लो होगा। अब करंट कैसे फ्लो होगा ये आपको देखना है, ठीक है, कि किसी टाइम टी करंट जो है वो फ्लो कैसे हो रहा होगा। अब कुछ सर्किट इस टाइप का हो जाएगा। अब देखो क्या है, जैसे ही आपने यहां डिस्कनेक्ट कर दिया, एक स्विच भी होता है, इसको स्विच को हम क्या बोलते हैं, मेकिंग कनेक्शन एट बी बिफोर ब्रेकिंग एट ए, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का स्विच होता है, क्योंकि बाद में अभी उतना मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, स्पेशल टाइप का स्विच होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये एनर्जी स्टोर करेगा और ये क्या करता है, अपने प्रीवियस स्टेट को क्या करता है, इंडक्टर का काम क्या है, मेंटेन रखना। तो जैसे ही आप क्या करोगे, स्विच को शिफ्ट करते होते हैं, स्पार्क होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, हीट के फॉर्म में क्या होगा, डिसिपेट होगा यहां से यहां। आई मीन क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, स्पार्क होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक स्विच, स्पेशल टाइप का स्विच, जिसका नाम क्या है, मेकिंग कनेक्शन एट बी बिफोर डिस्कनेक्टिंग कनेक्शन एट ए, आई थिंक इसका नाम होता है, क्या होता है, मेकिंग कनेक्शन बिफोर मेकिंग डिस्कनेक्शन, ठीक है। तो एक स्विच का नाम होता है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही क्या होगा कि करंट, अब ये तो पाथ डिस्कनेक्ट हो गया, तो करंट अब कैसे फ्लो होगा, इधर फ्लो होने लगेगा। तो ये टी टाइम जो करंट है, क्योंकि इसका काम क्या है कि प्रीवियस स्टेट के करंट को क्या करना, मेंटेन करना, क्या करना, मेंटेन करना, ठीक है। अब यहां आपको सोचना है कि पहले देखो, पहले करंट का पाथ क्या था, ऐसे था। अब करंट का पाथ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब करंट का पाथ क्या होगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। यहां देखना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो क्या होता है, कंफ्यूजन कहां होता है कि अब यहां जो ईएमएफ अपीयर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो क्या है, पहले करंट किधर फ्लो हो रहा था, आप बता सकते हो मुझे, पहले करंट इंडक्टर में कैसे फ्लो हो रहा था, ऐसे ही फ्लो हो रहा था। अब क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, करंट आपने बैटरी यहां से यहां स्विच किया, तो करंट क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आई आपको बात, ठीक है। क्या हो जाएगा, ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आई मीन ईएमएफ क्या करेगा, करंट जो है वो क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, सप्लाई कराएगा। तभी तो, अरे करंट क्या हो रहा है, इंडक्टर के थ्रू डिक्रीज हो रहा है। तो इसका काम क्या होगा यार, इसका काम क्या होगा कि ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा, इस करंट को क्या करना, मेंटेन रखना, क्या करना, इस करंट को क्या करना, मेंटेन रखेगा। अब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा इसमें, तो ऐसे क्या होगा, फ्लो होगा ऐसे, ठीक है। आई मीन यहां क्या हो जाएगा, ऐसे क्या होगा करंट का, अभी इनिशियली डायरेक्शन क्या होगा करंट का, ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। पहले अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा ना, तो ये क्या करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ईएमएफ का जो पोलैरिटी होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा। तभी क्या होगा, इसमें करंट जो है क्या है, मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अभी पहले क्या किया, करंट स्टोर कर लिया, अब धीरे धीरे क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब किसी टाइम टी यदि करंट आप लिखोगे इसमें, तो कुछ ऐसे, ठीक है। अब ईएमएफ आप देखो वहां से किरचॉफ लॉ यूज कर दो तो आसानी से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो तो यहां क्या लिखोगे, इधर क्या होगा, देखो ये हायर पोटेंशियल पे था, हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई आर टू, अरे ये होगा क्या, आई करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। क्या होगा, आई करंट फ्लो होने लगा। ये समझ में आया ना, ऐसे सीन बनता है, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। क्योंकि ये क्या करेगा, करंट इधर सप्लाई करेगा, तभी तो क्या होगा, और करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, करंट इस डायरेक्शन में सप्लाई करेगा, तभी तो इसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। आई मीन ये क्या होगा, ठीक है। तो ये यहां क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू आई आर टू। तो ये क्या हुआ, एल डी आई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर टू। तो डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई
L अपॉन क्या हो गया, R2 हो गया। अगेन क्या हो जाएगा, di अपॉन dt इज इक्वल टू, सॉरी di अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस i अपॉन टाउ, और यहां से तो di अपॉन i इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन टाउ। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ln i इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस t अपॉन टाउ प्लस c। और फिर अब यहां से क्या करना है, दिया हुआ है देखो, एट t इक्वल टू 0 करंट कितना है, t इक्वल टू 0 करंट कितना है, i t इक्वल टू 0 पे करंट कितना है, i नट है। तो हम लिखेंगे इसको, जब सॉल्व करोगे तो एट t इक्वल टू 0 करंट i इज इक्वल टू क्या है, i नट। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये डायरेक्ट कैसे आएगा, इस फॉर्म में आएगा। क्या होगा, I इज इक्वल टू आई नट ई रेज टू माइनस टी अपॉन क्या होगा, टाउ। यहां टाउ क्या होगा, वो टाउ और ये टाउ दोनों क्या है, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, L बाई क्या होगा, R2। ये ध्यान रखना है कि जिस रेसिस्टेंस के थ्रू क्या है, करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वही हम क्या करेंगे, करंट कंसीडर, सॉरी उसी रेसिस्टेंस को हम क्या करेंगे, यहां टाइम लिखने वक्त, टाउ लिखने वक्त कंसीडर करना है, ये वाला नहीं। जिससे जिस रेजिस्टर के थ्रू करंट ग्रोथ होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रोथ ऑफ करंट के कॉरेस्पॉन्डेंट टाइम कांस्टेंट लिखेंगे, और जिस रेजिस्टर के थ्रू करंट डिक्रीज होगा उसको यहां टाइम कांस्टेंट लिखने वक्त क्या यूज करेंगे, आर की जगह उस रेजिस्टेंस को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ आई मीन डिकेइंग ऑफ किसी टाइम टी इंडक्टर में करंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, ये भी पूछा जाता है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, देखो एनर्जी स्टोर्ड इन द क्या होगा, इंडक्टर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द क्या होगा, इंडक्टर कितना होगा, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, यू एम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 L, ठीक है, Li स्क्वायर, और ये कितना होगा, 1/2 L I नट स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई के पावर, सॉरी 1 ई के पावर माइनस 2 अपॉन 2t अपॉन टाउ, वेयर टाउ यहां क्या है, L अपॉन क्या है, R2 है, ठीक है। यही क्या हो गया, तुम्हारा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, यू नट इज इक्वल इंटू क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस 2t अपॉन क्या हो गया, टाउ। अब एनर्जी पूछा जाएगा कि एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट कितना होगा, तो यहां भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि अभी एनर्जी क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, टोटल एनर्जी जो होगा क्या हो जाएगा, हीट के फॉर्म में क्या होगा, R2 में क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी डिसिपेटेड in the form of heat, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कंजर्वेशन क्या होगा, तुम इसको प्रूव करना, प्रूव भी कर सकते हो, I²R/dt, यही होता है ना। करंट मालूम चल गया तो हम पावर लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, I²R, यही होगा ना। तो H इज इक्वल टू आई मीन R2, तो H इज इक्वल टू क्या होगा, T dt, और इंटीग्रेशन 0 टू क्या करना, इंफिनिटी करना, ठीक है। यहां से वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 L I नट स्क्वायर। आई मीन जितना एनर्जी स्टोर होता है उतना ही एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, फॉर्म आई मीन लॉस हो जाता है। अब क्या करोगे, सबका ग्राफ ड्रॉ कर लो तुम। तो ग्राफ जो होगा वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो देखो यहां करंट आई मीन यहां हमने क्या, टाइम या आई, तो अब यहां तुम ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखना t इक्वल टू टाउ पे क्या है, t इक्वल टू टाउ पे जो करंट ग्रोथ होता आई मीन लॉस होता है वो कितना होता है, 37%। यहां तुम कैलकुलेट कर लेना ये टाइम, ये कितना हो जाएगा, 0.37 I नट आएगा। यहां देखोगे
50% कितना होगा, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू टाउ ln2। फिर कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। आई मीन हमें टाव ए इधर होगा, सॉरी इधर होगा, इधर कुछ होगा नहीं, ये हमने 30% बचता है ना यार, सही है, ये इधर होगा। T इज इक्वल टू टाउ पे जब तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 30% जो होगा वो क्या होगा, करंट रहेगा। इधर ड्रॉ करो, T इक्वल टू टाउ और T इक्वल टू टाउ ln2, T इक्वल टू टाउ ln2 पे जो करंट होता है वो कितना होता है, नियरली 50%। और 37% जो होता है वो क्या होता है, वन टाइम कांस्टेंट के बाद। तो यही क्या है तुम्हारा टाइम वर्सेस करंट का ग्राफ हो गया। क्या हुआ, टाइम वर्सेस करंट, आई मीन आई वर्सेस टी का ग्राफ हो। उसी तरह तुम एनर्जी देख सकते हो, एनर्जी का भी जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एनर्जी हुआ, करंट हुआ, सब क्या होता है, एक्सपोनेंशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये जो होगा क्या होगा 0, यूनिट, और यहां um इज इक्वल टू यूनिट ई रेज टू माइनस टी 2t अपॉन क्या हो जाएगा टाउ, यहां टाइम। तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्चार्जिंग या डिक्रीजिंग टाइम कांस्टेंट, करंट डिक्रीजिंग टाइम कांस्टेंट में रेसिस्टेंस वही कंसीडर करना है जो क्या हो, डिस्चार्जिंग पाथ में हो, आई मीन जिस पाथ से करंट क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, उस पाथ में हो, वही रेसिस्टेंस अपने को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चंस बता देता हूं तुम लोगों को। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, तुमसे ये पूछा जा सकता है कि हीट कितना डिसिपेट होगा, है ना, करंट किसी टाइम टी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप किसी टाइम टी क्या होगा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो या छोड़ो, दूसरे क्लास में मैं बता दूंगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के क्लास में बस इतना ही, इसके बाद मैं तुम लोग को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करा दूंगा। चलो।